हेलो एवरीवन, दिस इज मी मुस्कान, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो आज से बेसिकली हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इसी चैनल पे, तो उसका प्लेलिस्ट है रेडी। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पीरियोडिक टेबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ की पॉइंट्स है। तो बेसिकली एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में ये सारा कुछ दिया हुआ है, मैं उतना डिटेल में कवर नहीं करूँगी। मैं बस की पॉइंट्स और सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग को सॉर्टेड लगे और आप आराम से आंसर कर पाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा 114 एलिमेंट्स है, और बाकी दुनिया में जितने भी डिस्कवर हुए एनसीईआरटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 114 लेके ही बहुत खुश है। और स्टूडेंट 114 में भी बहुत अपसेट है कि 114 एलिमेंट्स हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा एक साइंटिस्ट है ट्रायड डोबने, जिन्होंने ट्रायड लॉ दिया था। तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मैंने बताया कि ट्रायड लॉ वाज प्रपोज बाय डोबनियर। तो डोबनियर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने पहला इनिशिएटिव लिया था कि मैं कुछ पीरियोडिक टेबल के ऊपर करूँगा। तो उन्होंने किया था काम और उन्होंने ट्रायड लॉ दिया, मतलब बेसिकली सारे एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिए और ट्रायड लॉ बना दिया। तो ये इनका इनिशिएशन था पीरियोडिक टेबल की तरफ, लाइक इन्होंने इनिशिएट किया और बाकी बहुत साइंटिस्ट आए, जैसे न्यूलैंड, उन्होंने ऑक्टेव दिया। और फिर एक और साइंटिस्ट आए हमारे मेयर, उन्होंने कुछ और भी बताया। तो बट उन लोग का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है और क्वेश्चंस भी नहीं आते। बेसिकली हमारा मेन फोकस क्वेश्चन की तरफ है, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं। नेक्स्ट, मेंडलीव्स लॉ। तो मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार मतलब पीरियोडिक टेबल जैसा कुछ बनाया, इन्होंने ट्रायड बनाया था। तो मेंडलीव पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेबल फॉर्म में, लाइक जैसा हमारा पीरियोडिक टेबल दिखता है, बेसिक डिजाइन इन्होंने दिया था। और इन्होंने सारा काम किया था, बस एक गड़बड़ कर दी थी, इन्होंने एटॉमिक वेट पे काम किया था। तो अगर ये बंदा ये गलती नहीं करता तो ऑब्वियसली अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जगह पे मेंडलीव्स लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते। इनकी एक छोटी सी गलती है जिसमें हर बार क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, इन लाइक किसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया। तो इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग काम किया था और इन्होंने ही बताया था कि एक का एल्यूमिनियम, जो कि अभी का प्रेजेंट टाइम का गैलियम है, और एक का सिलिकॉन जो अभी का जर्मेनियम है, इन्होंने ऑलमोस्ट डिस्कवर, इनके एलिमेंट्स डिस्कवर होने के पहले ही बता दिया था कि एक और एलिमेंट है जो बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, इसका एटॉमिक नंबर वगैरह सब चीज़ बता दिया था मेंडलीव अंकल ने। और फिर यहाँ पे सिलिकॉन की जैसा भी एक और एलिमेंट है जिसको हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जर्मेनियम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5, फ्रीक्वेंसी, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर गेव स्ट्रेट लाइन, सो इट वाज नोन एज मोजलेस एक्सरे एक्सपेरिमेंट। तो मोजले अंकल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के ऊपर, तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो इसको हम लोग कहते हैं मोजले एक्सरे एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक किन दो चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, या फिर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है उसका ग्राफ कैसा था। तो वो स्ट्रेट लाइन था। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, दिस इज द वेयर, मतलब यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जीत हासिल की। मतलब सारा काम मेंडलीव ने किया बट क्रेडिट मॉडर्न ले गया क्योंकि इन्होंने सही चीज पे काम किया, दैट इज एटॉमिक नंबर पे काम किया। इन दिस 94 naturally occurring elements, निपूटियम, प्लूटोनियम, एसिटिनियम, प्रोटोएसिटिनियम आर फाउंड इन पिच ब्लोन। तो ये हमारा 114 में 94 ही नेचुरल है, बाकी सारे आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक बोल सकते हो। तो निपूटेनियम, प्लूटोनियम और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है, ये हमारा पिच ब्लॉन्ड एक सब्सटेंस है जिसमें मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एटॉमिक नंबर का जिक्र किया था। तो अब देखते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट प्रोटॉन नंबर, मतलब उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
तो पीरियोडिक टेबल हमारा लॉन्ग फॉर्म वाला ही मॉडर्न डे में फॉलो होता है, मतलब हमारे घर में जो पीरियोडिक टेबल लगा रहता है वो लॉन्ग फॉर्म ही लगा रहता है। और नेक्स्ट 1 to 18 इज न्यू कॉन्सेप्ट वेर एज 1 to 0 इज ओल्ड। तो अभी हम लोगों ने सारे ग्रुप्स का नाम 1 से 18 तक रख दिया, बट पहले 1A 1B 2A 2B 0 इस तरह से। 0 मतलब हमारा वो नोबल गैस वाला, और जो कि हमारा मॉडर्न में 18 हो गया है। पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट एज 2 8 8 18 18 32। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 एलिमेंट है, उसके बाद वाले में 8 है, उसके बाद वाले में भी 8 है, बट ये दोनों में 18 है और यहाँ पे 32 एलिमेंट्स हैं। Next, periodic properties are those which changes with atomic number. तो periodic properties वही होते हैं जो change होते हैं atomic number के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 100 से ज़्यादा है किसी एलिमेंट का नंबर, एटॉमिक नंबर, तो उसका आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये स्कूल्स में क्लास 11 में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, और एक दो बार नीट और जेई में भी पूछा जा चुका है। तो डिजिट दिया हुआ है 0, अगर दिया हो तो उसका नेम नील होगा, और एब्रीविएशन में हम लोग एन लिखेंगे। 1 को अन यू, 2 को बाई बी, 3 को ट्राई टी, 4 को स्क्वाड क्यू, 5 को पेंट पी, 6 को हेक्स एन, सेप्ट को 7 को सेप्ट एस, 8 को ऑक्ट ओ, और 9 को इन ई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 108, तो 1 का हम लोगों ने देखा था यू, 0 का एन, और 8 का ओ, तो इस UNO इसका हमारा IUPAC एब्रेविएशन हुआ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3D और 4D सीरीज को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। 4F और 5F को कहते हैं इनर ट्रांजिशन, और 4F का दूसरा नाम है लैंथेनॉइड, और 5F का दूसरा नाम है एक्टेनॉइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तो पहले S, फिर P, फिर D, फिर F। नेक्स्ट, 17th ग्रुप को हैलोजन कहते हैं, और 16th ग्रुप को हम लोग कैलोजन कहते हैं। नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी विथ कंप्लीट N-1 D10 NS2 बट ट्रांजिशन। तो ये जो हमारा जिंक, कैडमियम और मर्करी है, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कहते हैं। लैंथेनॉइड स्टार्ट होता है हमारा एस दैट इज सीएम से, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, और एंड होता है ल्यूटियम पे, दैट इज इसका एटॉमिक नंबर 71 है। TH से हमारा एक्टेनॉइड स्टार्ट होता है, Z जिसका मतलब एटॉमिक नंबर 90 है, और LR पे एंड होता है जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। तो N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1, और NS2, ये हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंटेनॉइड या एक्टेनॉइड्स का। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 21 पे, जो कि कुछ इस तरह से 78% आर मेटल इन पीरियोडिक टेबल। तो जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स उनमें से 78% हमारा मेटल है। SI दैट इज सिलिकॉन, G जर्मेनियम, AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी, TL टेलुरियम, ये सारे हमारे सेमी मेटल्स है या मेटलॉइड्स है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट पे एंटर करने वाले चैप्टर के। बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आता है, इसके पहले जो भी था वो जनरल नॉलेज और रट्टाफिकेशन वाला था। यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ समझ के सॉल्व कर सकते हैं ये सारे पॉइंट्स से। या तो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एंड हाइड्रेटेड रेडियस, नेचर ऑफ ऑक्साइड, डायगोनल रिलेशन एंड थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेडियस से। तो 3 तरह के रेडियस है अपार्ट फ्रॉम एटॉमिक। तो अगर हम लोग एटॉमिक को इंक्लूड कर ले तो 4 तरह के रेडियस हमें देखने को मिलेंगे। एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। तो अब आइए इन सबको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। तो पहला है हमारा एटॉमिक। तो इसका ट्रेंड है कुछ ऐसा, टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर
साइज इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। बट लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेकिन हमें ऑब्वियसली केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन होगा, ये रहा हमारा पहला सडन इंक्रीज इन नोबल गैस। तो नोबल गैस में हमें अचानक से इंक्रीज देखने को मिलता है, मतलब डिक्रीज हो रहा होता है। मतलब फ्लोरीन का कम है ऑक्सीजन से, लेकिन हमें सडन इंक्रीज देखना नोबल गैस में, दैट इज नियॉन का ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से भी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोवैलेंट रेडियस पे, और ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो आर जो हमारा एटम का होता है वो बड़ा होता है देन आर कोवैलेंट। देख लो यहाँ पे, ये हमारा एक एटम है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ एटम है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो तुम देख पा रहे हो ओवरलैपिंग हो रहा है, जिसकी वजह से ये कम है और ये हमारा ज्यादा है। नेक्स्ट आयनिक रेडियस। तो आइसो इलेक्ट्रॉन मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस रेडियस। तो हमारा बेसिकली आयनिक रेडियस ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में यूज होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि एलिमेंट्स दो जो जिनका कंपैरिजन किया गया उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स है बट प्रोटॉन वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना छोटा रेडियस। ऑब्वियसली तुम देखो प्रोटॉन ज्यादा है मतलब प्लस चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव कम है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो छोटा हो जाएगा रेडियस। तो वही यह कहना चाह रहा है मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस रेडियस। तो यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे +3 है तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन एल्यूमिनियम में ज्यादा है। और यहाँ पे C4- और N3- में C4- का रेडियस बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन हमारा कम है और यहाँ पे ज्यादा। ऑब्वियसली कार्बन में प्रोटॉन कम है एज कंपेयर टू हमारा नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन हम लोग चेंज कर सकते हैं प्लस या माइनस करके, बट प्रोटॉन नंबर तो हमारा सेम ही रहता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यहाँ पे ऊपर सारे एलिमेंट्स के हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट मूव करें वैंडरवॉल रेडियस पे। तो वैंडरवॉल रेडियस, तो यहाँ पे शेयरिंग मतलब दो एलिमेंट्स वो पास आते हैं और उनका जो रेडियस होता है इस तरह से कैलकुलेट होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस निकाल के उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा रेडियस मिल जाएगा। बट ये कोवैलेंट में हमारा ओवरलैपिंग शो देखने को मिलता है, और मेटल में तो भाई बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ रहते हैं। और यहाँ पे कोवैलेंट और वैंडरवॉल में डिफरेंस दिखाया गया। कोवैलेंट का तुम रेडियस देखो और वैंडरवॉल का तुम रेडियस देखो कि काफी बड़ा है, मतलब इसका डिवाइड बाई 2 भी करोगे तो तुम्हारा ऑब्वियसली वैंडरवॉल सबसे बड़ा है, उसके बाद हमारा एटॉमिक है और उसके बाद हमारा कोवैलेंट है। नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियस, मतलब किसका मैक्सिमम है। नाइट्रोजन आयन, कार्बन आयन, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्सीजन आयन। तो ऑब्वियसली कार्बन आयन का है क्योंकि इसमें सबसे कम प्रोटॉन है। वहां पे पॉइंट लिखा हुआ था मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस रेडियस, मतलब रेडियस जो है वो प्रोटॉन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन के पास सबसे कम प्रोटॉन है तो उसका रेडियस मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट है कि रेडियस ऑफ ग्रुप 30 गैलियम और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से, जबकि गैलियम नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम से। ये एक्सेप्शन है, तो इसलिए यहाँ पर नोट की तरह दिख रहा है तुम लोग को। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैस एटम और आयन। तो ये हमारा गैस में गैसियस स्टेट में एक एटम है जिसको हम लोग एनर्जी दे के बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, तो जो जितना एनर्जी लगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स है, लाइक नोबल गैस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। ऑब्वियसली साइज बड़ा है तो जितना दूर इलेक्ट्रॉन उतना कम होगा उसका शील्डिंग, तो उसको निकालना आसान होगा। फिर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट में हमारा साइज इंक्रीज नहीं हो रहा पर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको निकालना डिफिकल्ट होगा, तभी तो नोबल गैस का मैक्सिमम है। बट सम सडन चेंजेस, ऑब्वियसली
केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। तो बट सम सडन चेंजेस आर देयर इन फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल। हमारा हाफ फिल्ड का दोनों जो आजू बाजू है दोनों से ज़्यादा, लाइक कार्बन से भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से, फ्लोरीन का मैक्सिमम, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। यहाँ पे क्लोरीन के मतलब सेकेंड ग्रुप का अकॉर्डिंग है क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे कम होता है, देन 2, देन 3। तो 3 हमारा मैक्स होता है क्योंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल चुके हो, अब तीसरा निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे O प्लस मतलब कि यहाँ पर ये भी हाफ फिल्ड हो गया, लेकिन दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम है। तो ऑब्वियसली एक प्रोटॉन है और तुम एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हो, प्रोटॉन सेम है पहले की तरह, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो और एक का अगर कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ये हमारा O+ ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है। लो आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स गुड रिड्यूसर, मतलब कम आयनाइजेशन एनर्जी है मतलब वो अच्छा रिड्यूसर है। ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आया है, Al+3, Al और Al+2। ये ऑर्डर याद रखने के लिए मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट इज 2s2 और 3s1 में ऑब्वियसली 2s2 का भरा हुआ क्योंकि ये सेकेंड सब शेल पे है और यहाँ पे ये फुल फिल्ड है, इसलिए 2s2 ज़्यादा होगा 2s1 से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज द एनर्जी रिलीज टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड आटम। मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। ठीक है, तो मोर द, यहाँ पे की पॉइंट्स है, मोर द एनर्जी रिलीज मोर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितना ज़्यादा हमारा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। और क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनेटिव एटम। हमारा क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनेटिव है। और ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। और नोबल गैस और सेकेंड बी, मतलब हमारा बेरिलियम वाला ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है या पॉजिटिव। सोडियम माइनस और बोरॉन माइनस पॉसिबल, फिर भी पॉसिबल है, बट बेरिलियम माइनस और हीलियम माइनस बिल्कुल भी पॉसिबल। ये लोग एक्चुअली 2b वाले फुलफिल्ड होते हैं, लाइक इनका 2s2 होता है। और हीलियम वाले मतलब नोबल गैस वाले तो वैसे ही फुल है, तो उनको अब तुम इलेक्ट्रॉन दे के, अगर हम नोबल गैस में एक इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब एक और सब शेल ऐड करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी और ये हमारे केमिस्ट्री के रूल्स के खिलाफ है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 0 हो जाता है इस केस में। और यहाँ पे एनर्जी निकलने के वजह देना ही पड़ेगा अगर तुम चाहते हो ऐसा कुछ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो ऑब्वियसली B-, अभी बताया था B- पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एक पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट्स आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। अगर क्वेश्चन में ये दो तुम्हारा मेंशन्ड है तो तुम इसको आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डेड स्टेट। तो हमारा सबसे ज़्यादा ये ऑर्डर है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बहुत बाद है कार्बन, फिर बहुत बाद है H दैट इज हाइड्रोजन, उसके बाद मेटल्स भी आते हैं बट उतना क्वेश्चन नहीं आता। पॉइंट नंबर 1, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर डिफरेंस 0 आया मतलब कि वो प्योर कोवैलेंट है। अगर 1.57 से थोड़ा कम आया तो पोलर कोवैलेंट। अगर इक्वल टू आया 1.7 मतलब 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट। अगर बहुत ज़्यादा आ गया 1.7, लाइक 1.7 है तुम्हारा 5, 6 ऐसा कुछ आ गया तो वो आयनिक हो जाएगा। और जो हमारा नाम होता है वो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड हो गया। क्लोरीन और ऑक्सीजन में हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हमारा फ्लोरीन है तो ये फ्लोराइड हो गया। नेक्स्ट हमारा हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन रेडियस।
तो Q बाई R अगर ज़्यादा है मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा है, Q मतलब चार्ज और R मतलब रेडियस, तो यहाँ पे चार्ज बाय रेडियस करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मोर हाइड्रेटेड रेडियस लेस कंडक्शन, ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ का रेडियस ज़्यादा हो गया तो उसका मूवमेंट बहुत कम होगा। कंडक्शन मतलब मोबिलिटी, मतलब फिजिक्स में हमें पता है कंडक्शन का मतलब होता है मोबिलिटी। तो Li प्लस और Na प्लस, तो ऑब्वियसली Li प्लस छोटा है, तो अगर उसको हम लोग डालेंगे पानी में, उसका रेडियस छोटा है, तो मतलब यहाँ पे देखो चार्ज दोनों का सेम है। इस फॉर्मूला से हम लोग पहले देखते हैं, चार्ज दोनों का सेम है तो ये चार्ज से हम लोग नहीं देख सकते। और फिर रेडियस, तो रेडियस में देख रहे हैं कि हमारा लिथियम का रेडियस कम है, तो ऑब्वियसली ये अगर हमारा कम है तो ये ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए Li प्लस ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है देन हमारा सोडियम प्लस। नेक्स्ट इज मोस्ट कंडक्टिव अमंग द फॉलोइंग, ऑब्वियसली जिसका साइज बाहर बड़ा है तो अंदर बहुत छोटा रहेगा, ऑब्वियसली इसका इन सब में कंपेयर करें तो हमारा R सबसे मैक्सिमम इसका है, तो इसका कंडक्शन ज़्यादा हो। नेक्स्ट हम नेचर ऑफ ऑक्साइड पे मूव करते हैं। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, ये चार बेसिक टाइप के होते हैं हमारा ऑक्साइड। एसिडिक मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड होगा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। बेसिक ऑक्साइड मतलब हमारा मेटेलिक ऑक्साइड होगा, जनरली 1A और 2A वाले होते हैं। न्यूट्रल हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और लाफिंग गैस दैट इज N2O, ये सारे हमारे न्यूट्रल होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब SB, ZN, AS, SN, PB और AL, तो इसका एक हमारा शॉर्ट ट्रिक है, सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से याद हो गया कि कौन से ऑक्साइड्स हमारे एम्फोटेरिक है। दीज आर एम्फोटेरिक मेटल ऑल्सो, मतलब ये सारे जो मेटल्स है इनके ना ही ऑक्साइड बल्कि ये मेटल भी हमारा एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये लोग दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे जिंक को अगर HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमें ZnCl2 मिला और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर जिंक को हमने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें Na2ZnO2 मिला जिसका, और हमें हाइड्रोजन मिल गया। नेक्स्ट BeO, Ga2O3, V2O5, V2O4 और MnO2, ये सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक है लेकिन मेटल एम्फोटेरिक नहीं। और यहाँ पे पहले हम लोगों ने जो देखा था ये सारे मेटल भी एम्फोटेरिक है और इनके ऑक्साइड्स भी। और कुछ एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम के अगर वाटर बेस के साथ रिएक्ट करो वाटर के प्रेजेंस में तो हमें NaAlO2 मिलेगा, बट अगर NaOH फ्यूज्ड का रिएक्शन हो रहा है तो हमें Na3AlO3, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप, बस हमें याद रखना है किसका किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप हो। ये डिटेल्स हम लोग ग्रुप में पढ़ेंगे, जब मैं एस ब्लॉक में एल्कली मेटल पर आऊँगी तो डिटेल में बताऊंगी कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ कैसे डायगोनल रिलेशनशिप होता है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। बस यही 3 डायगोनल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट हमारा थर्मल स्टेबिलिटी, बट थर्मल स्टेबिलिटी का हमारा ऑर्डर R/Q दैट इज रेडियस बाय चार्ज में देखा जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना हाइड्रेशन रेडियस के साथ, वहाँ पे हम लोग Q/R देखते हैं और यहाँ पे हम लोग R/Q देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो दोनों का चार्ज सेम है, बट R कैल्शियम का ज़्यादा है तो कैल्शियम बड़ा है ये मैग्नीशियम से। और यहाँ पे हमारा चार्ज देखेंगे हम लोग तो इसका कम चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पे नोट कर लो कि जो Na का ग्रुप है मतलब एल्कली मेटल तो टूटते ही नहीं है कार्बन ने टूट के। नेक्स्ट HgAgPtAu सॉल्ट्स हैं जिनको अगर हीट किया जाए, लेकिन अगर इनको हीट किया जाएगा तो हमें ऑक्साइड मिलेगा, बट अगर इनको हीट किया जाए HgAg दैट इज मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड को हीट किया जाए हमें डायरेक्ट मेटल मिलेगा, CO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। तो पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा मेटल है, हापा, HAPA, जिनको अगर हीट करेंगे तो हमें डायरेक्ट मेटल मिल जाएगा। दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं कल के वीडियो में, तो रेडी हो जाओ क्वेश्चंस के लिए। और ऑर्गेनिक का पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, तो उसको भी जाकर चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है।
ठीक है? तो दैट्स ऑल, पसंद आए तो लाइक